रात का अंधेरा गहरा चुका था और बीवी के शैतानी दिमाग में फैसला कर चुकी थी कि आज मुझे अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाना है। और इसलिए रात को जब वो बिरयानी बना रही थी रात के डिनर के लिए, तो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि परिवार का कोई भी सदस्य, यानी कि 3 साल की बेटी, 8 साल का बेटा और 30 साल का जो पति है, वो अगली रोज सुबह उठे ही ना। और इन सब में उस बिरयानी में कुछ ऐसी चीज मिलाती है क्योंकि उसे पता था कि अगली रोज अगर पुलिस उसके घर पर आए तो कोई भी ऐसे सबूत ना मिले जिसे साबित हो कि वो एक कातिल है। अब रात की बिरयानी खाने के बाद जो सबसे पहले मौत होती है वो घर की सबसे छोटी बिटिया, जिसकी उम्र 3 से 4 साल है, वो खाते ही मौत की नींद सो जाती है। और सोती कहां है? उसी बिस्तर पर सोती है जहां पर बीवी, पति और पति के बीच में, जो पति और मियां बीवी के बीच में, तो 3 से 4 साल की जो बिटिया है उन्हीं के बीच में सो जाती है। और पूरी रात उसी लाश के पास बैठकर उसी की मां उसे टकटकी निगाहों से देखती है और इंतजार करती है कि जिस तरीके से बेटी मौत की नींद सोई है, पति भी सो जाए। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुबह सुबह जो पति है उठकर बाथरूम की ओर जाना शुरू करता है। और जो पूरी रात बीवी सोई नहीं, उसे लगता है कि पति अचानक से जाग कैसे गया। मैंने तो खाने में इस तरीके की चीज मिलाई थी कि खाते ही उसे मौत की नींद सो जाना चाहिए था। लेकिन पति को बाथरूम में जाते देख वो सबसे पहला काम ये करती है कि अपने बड़े बेटे, जिसकी उम्र 8 साल है, उसके कमरे में जाकर देखती है। पता लगता है कि बेटा भी जो है वो भी एक तरीके से तैयार हो चुका है, ब्रश कर रहा है। उसके दिमाग के जो घोड़े हैं वो उल्टी भागना शुरू कर देते हैं। उसे लगता है कि बेटी तो मर चुकी है, पति और बेटा अब तक जिंदा कैसे बच गया है। इसके बाद जो पूरी कहानी किस तरीके से करवट बदलती है और पूरी रात लाश के साथ रहने के बाद अगली रोज जब पति दोबारा से घर पर आता है, तब जाकर वो पुलिस को एक कहानी बताता है जिसमें बीवी घर से गायब है। और जो मारने की जो कोशिश थी, उस पूरी कोशिश में जब पुलिस इस औरत की पीछा कर रही थी, तब मदद किसने की? मदद करता है एक ट्रैफिक पुलिस वाला। दरअसल ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि सर, मेरे सामने एक लेडी है जो बात करना चाहती है आपसे, जरा आप बात करके बताएंगे असली मैटर क्या है। पुलिस वाले थाने के पास से कहते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को कि देखो, तो उस औरत को जहां जाना है जाने दो, बस तुम उसका पीछा करते रहो और हमें उसकी पल पल की अपडेट दो। इसके बाद ही जो पूरी जो कहानी है सोशल मीडिया से लेके टिकटॉक, उस वक्त जो टिकटॉक चलता भी था, इंस्टाग्राम की रील में हर जगह वायरल हो गई थी। दरअसल इस औरत ने एक भयंकर फैसला किया था। उसे मोहब्बत भी हो चुकी थी और नफरत भी था घर के एक परिवार से, और इसलिए उसने सोचा कि मैं एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दूंगी। उसने कई क्राइम सीरियल्स देखे, तब जाकर उसे लगा कि मैं अपने परिवार को एक दर्दनाक मौत ना देकर एक आसान मौत दूंगी और पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकती है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी? क्योंकि इस पूरे कहानी में जब आप ट्विस्ट को जानेंगे तब आपका दिमाग घूम जाएगा कि एक औरत कितने क्रूर तरीके से अपने परिवार को ही मौत के घाट उतारने का प्लान बना चुकी थी। ये जो पूरी वारदात है जिसका जिक्र शुरुआत में दीपक ने किया, ये कांचीपुरम तमिलनाडु की है, साल 2018। लेकिन 2025 में इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल ही में 24 जुलाई 2025 को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कांचीपुरम की, वहाँ उसी कोर्ट ने इस महिला को और इसके साथ जो इस हत्या में शामिल था उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। अब अगर पूरी वारदात की बात करें तो पूरा केस, जैसे आपको बताया शुरुआत में, 2018 का है। होता दरअसल ये है कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसका नाम है अभिरामी। ये इनकी फैमिली है। यहाँ पर आप देखिए इनके 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक 7 साल का बेटा अजय है और लगभग 4 साल की बेटी है। इनके पति भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ ये अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। अब ज़रा दूसरी तस्वीर देखिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब अमिरामी को टिकटॉक पर, म्यूजिकली पर, इस तरह के जो कई सारे ऐप्स थे उन पर वीडियोस बनाना पसंद था, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पर रील बनती है। अब ऐसी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही ये इन्वॉल्व थी इंस्टाग्राम के साथ, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी टिकटॉक के साथ, ऐसी रील्स के साथ। तो ऐसे में होता ये है कि जो पति थे इनके, यानी कि विजय, वो एक बैंक में नौकरी करते थे, लोन को लेकर उनका कुछ काम था।
और वहीं पर वो काम किया करते थे एक प्राइवेट बैंक में। यहीं पर जो अभिरामी थी वो घर पर अपने बच्चों के साथ रहती, एक हाउसवाइफ थी और साथ ही साथ वो टिकटॉक पर जो वीडियोस होते हैं वो बनाया करती थी। लेकिन टिकटॉक के अलावा, घर परिवार के अलावा अभिरामी का एक और शौक था और वो शौक था बिरयानी। दरअसल अभिरामी को बिरयानी बहुत पसंद थी, इतनी पसंद थी कि वो हफ्ते में 3-4 बार तो पास की दुकान से बिरयानी मंगाकर खाया करती थी, कभी कभी खुद भी घर पर ट्राई करती थी और बच्चों को भी खिलाती थी। बिरयानी का उसके अंदर इस कदर क्रेज़ था, वो इस कदर एक तरीके से पागल थी बिरयानी के लिए कि जब भी उसे कहीं बाहर घूमने जाती तो अक्सर बिरयानी ही खाया करती। अब होता ये कि इन्हीं के घर के पास में एक फ़ेमस स्टॉल था जहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी थी, तो वहीं से अक्सर ये हफ्ते में 2-3 बार बिरयानी मंगाया करती थी। तो ऐसे में जो डिलीवरी करने आता वो कई बार मीनाक्षी सुंदरम नाम का लड़का आता। अब एक बार आया, दूसरी बार कोई और आ गया, तीसरी बार फिर कोई आया, फिर चौथी बार मीनाक्षी आ गया। तो ऐसे करते करते जब ये मैडम यानी कि जो अभिरामी हैं वो अक्सर अपने घर पर जब बिरयानी मंगाती, तो जब लगातार लोग आते तो उसमें से मीनाक्षी सुंदरम जो था एक डिलीवरी बॉय जो स्टॉल पर काम करता था जहाँ बिरयानी बनती थी, तो वो अक्सर इससे मिलता और उसको भी ये देखकर लगता कि मैडम अक्सर बिरयानी ही मंगाने लगती हैं। तो ऐसे में दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहली बातचीत होती है, बातचीत होते होते अब जब भी वो डिलीवर करने आता वो कुछ और बातें भी करता। बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन दोनों में अब दोस्ती हो गई और दोस्ती का जो असर वो इस कदर हुआ कि अभिरामी को अब मीनाक्षी सुंदरम की बातें अच्छी लगने लगी, उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। अब वो कई बार बहाना ये सोचती, ना सिर्फ बिरयानी खाने के लिए बिरयानी मंगाती बल्कि मीनाक्षी सुंदरम से मिलने के लिए वो बिरयानी ऑर्डर किया करती। अब होता ये कि मीनाक्षी को भी ये सारी चीज़ें पता लग गई थी कि मैडम कहीं ना कहीं मुझे पसंद करती हैं, हम बात, और मीनाक्षी को भी वो पसंद आ गई थी, तो वो बिरयानी लेकर जाया भी करता। अब हुआ ये कि बातें कुछ इस कदर बढ़ी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और प्यार भी इनका सिर चढ़कर तब बोला जब जो महिला है यानी जो अभिरामी है, जब उसे अपने बच्चों की सुध नहीं रही, उसे ये तक होश नहीं रहता कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चे घर पर क्या कर रहे हैं, छोटी बेटी की कैसी है, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, उसको अपने बच्चे, उसको अपने पति के बारे में कोई जानकारी नहीं रही, वो उनको कुछ समझने ही नहीं लगी उस परिवार के अंदर। अब होता ये है कि जब भी सुंदरम इससे मिलने आता, ये एक साथ उसी घर में रहते, समय बिताते और साथ ही साथ जो ये महिला है, जो अभिरामी है, वो अपने बच्चों को भूल जाती, उस वक्त ध्यान ही नहीं देती कि घर में कुछ करना है कि नहीं है। अब लगातार ये सिलसिला चलने लगा, दोनों मिलने लगे, उसी घर में मिलने लगे और ये सारी बातें विजय को पता लग गई। और जब ये चीज़ें विजय को पता लगी, विजय घर पर आया, उसने बातचीत की कि मुझे आस पड़ोस से पता लगा कोई घर में आता है, कौन है, क्या है, कई बार इस तरह से सवाल किए गए। इस पर अभिरामी ने कई बार तो टालने की कोशिश की, लेकिन एक बार बातें इतनी बढ़ गई कि बात गुस्से गर्मी तक पहुंच गई, विवाद बढ़ गया और परिवार में लड़ाई हो गई। अब इस पर अभिरामी ने भी समझाने की कोशिश की कि मैं उसे पसंद करती हूँ। उसे विजय ने समझाया कि देखो, अगर तुम अपने परिवार को भूल जाओगे, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा समाज में क्या होगा, तुम कुछ सोचो, तुम्हें लोग किस नज़र से देखेंगे, कई सारी बातें, बदनामी हमारी फैमिली की होगी, तो उस लड़के को छोड़ दो। अब ये सारी चीज़ें जब इस तरफ आ गई, जब उससे कहा गया कि उस लड़के को छोड़ दो, तो अभिरामी ने सोचा मैं उसे छोड़ने से अच्छा है तुम सबको रास्ते से हटा दो। अभिरामी सोचती है कि वो अपने पति को मार देगी, अपने बेटे अजय को मार देगी और अपनी बेटी को भी मार देगी। उसने सोचा कि अगर मुझे जो सुंदरम है उसके साथ शादी करनी है, उसके साथ ज़िंदगी बितानी है एक अच्छी खुशहाल, तो मुझे अपने पूरे परिवार को ख़त्म करना होगा। और बाकायदा दोनों की प्लानिंग करते हैं, एक साजिश को रचा जाता है और उसी के मुताबिक सितंबर 2018 को जो सुंदरम है वो नींद की गोलियां लाता है बहुत सारी और रात में लाकर वो अभिरामी को दे देता है। अब ऐसे में शुरुआत में दीपक ने आपको बताया किचन में बिरयानी बनाई जा रही थी, तो थर्सडे का दिन था, उस रोज़ बिरयानी जो है ये महिला बना रही थी क्योंकि इसको पसंद थी, तो इसने सोचा क्यों ना मैं वो चीज़ बनाऊं। और बनाने के बाद ये जो दवाइयाँ हैं उसे पीस कर बिरयानी में मिला देती है मसाले की तरह। अब दवाइयाँ इतनी ज़्यादा डाल दी जाती हैं कि इसे लगता है कि जब दवाइयाँ ज़्यादा डाल दो तो हो सकता है इंसान मर जाए, और जब रिपोर्ट आए, जब पुलिस देखे या कोई भी देखे तो सबको पता लगे ओवरडोज से मौत हुई है। तो ऐसे में इसको ये लगा कि ये फंसेगी नहीं, इसका कहीं नाम नहीं आएगा, पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन होता ये है कि जब बच्चे रात को खाना खाते हैं, जब पति विजय रात को खाना खाते हैं, तो उन्हें नींद तो आती है, तीनों को नींद आती है, बेटी को भी आती है, बेटे अजय को आती है और पति विजय को आती है।
अब ये लोग जब सोने जाते हैं तो कुछ देर बाद ये जब देखती है तो इसे पता लगता है कि इसके बीच में जो छोटी बेटी सो रही है, यानी एक तरफ पति और एक तरफ पत्नी सो रहे हैं, बीच में जो बेटी सो रही है उसको जब ये नाक के पास हाथ रखती है या उसकी धड़कनें सुनने की कोशिश करती है तो समझ में आता है कि बेटी तो मर गई, उसकी सांसें थम गई है। अब इसे खुशी होती है, इसे लगता है कि ओवरडोज के चलते जो मैंने नींद की गोलियां दी उससे मेरी बेटी मर गई है। लेकिन जो पति था वो और जो बेटा था वो अभी भी बचे हुए थे। लेकिन अभिरामी को लगता है कि लंबी रात है, धीरे धीरे असर होगा, बेटा और पति भी मर जाएंगे। लेकिन सुबह कहानी बदल जाती है। जैसा दीपक ने शुरुआत में बताया था कि जो पति है वो बाथरूम की तरफ जाता है, अब ये देखकर चौंक जाती है, इसे लगता है कि अरे ये तो अभी भी जिंदा है। फटाफट ये दूसरे रूम में जाती है जहाँ बेटा सो रहा था, वहाँ चेक करती है, बेटा भी उठा होता है, वॉशरूम के अंदर ब्रश कर रहा होता है। अब इसकी हालत ख़राब होती है, समझ में आ जाता है कि एक इंसान तो घर का मर गया है, यानी बेटी मर गई है, तो ऐसे में अगर उसके बेटे और उसके पति को शक हो गया तो ये अभी फंस जाएगी। तो कैसे भी करके ये अपने पति को बिजी रखती है, उसको बाहर ब्रेकफास्ट देती है, और जैसे ही पति ये बोलता है कि मैं बेटी को देख कर आता हूँ, उसको किस करके आता हूँ, क्योंकि उसके हस्बैंड की आदत थी कि जब भी वो घर से बाहर जाता वो अपने बच्चों को किस कर जाता था। तो ऐसे में बेटी थी, वो तो उठी नहीं थी पति की नज़र में। वो जैसे कमरे में जाने वाला होता है ये रोकती और मना करती, कहती अरे रहने दो, सो रही हो, उसे डिस्टर्ब मत करो, आप जाओ, आज वैसे भी आपको बहुत काम है। अब ये कहने के बाद ये अपने पति को ऑफिस भेज देती है। इधर पूरे दिन जो बेटा है वो घर पर रहता है, अपने जो बॉयफ्रेंड यानी कि जो इसका सुंदरम बॉयफ्रेंड था उससे बातचीत करती है, उसे पूरी कहानी बताती है कि बेटी तो मर गई लेकिन दोनों अभी जिंदा हैं। इसमें फिर से दोनों की बातचीत होती है। वो कहता है कि ठीक है, तुम आज फिर से खाने में ओवरडोज, एक तरीके से नींद की गोली मिला दो, हो सकता है वो इनके लिए जो गोलियां थी वो कम हो, आज और ज़्यादा ले आऊँगा, वो डाल दो, आज हो सकता है असर हो जाए और दोनों मर जाएं। अब थर्सडे के दिन वो चीज़ रात को हुई थी। पूरे दिन ये अपनी बेटी की लाश जो थी वो सोचो बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसी के साथ ये पूरे दिन घर में रहती है अपनी बच्ची को मारने के बाद, और प्लानिंग कर रही थी कि अपने बेटे और अपने पति को कैसे मारना है। अब होता दरअसल ये है कि ये फिर उस रोज़ शाम को खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद जब पति को फ़ोन करती है तो पता लगता है कि पति जो है वो लेट आएगा, क्योंकि ईयर एंड चल रहा है, लोन और बैंकिंग का काम था तो उसको थोड़ा वो फंस जाएगा, तो उसने बोला मैं थोड़ा लेट आऊँगा। अब इसे लगता है कि पति को तो बाद में मारा जा सकता है, लेकिन अभी बेटे को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये वो जो खाना नींद की गोलियों से दोबारा जो इसने फ्राइडे की रात खाना बनाया वो अपने बेटे को खिलाती है। 1 घंटे वेट करती है लेकिन बेटा नहीं मरता, वो सो जाता है लेकिन मरता नहीं है। अब इसके बाद फिर वो उसकी नाक के आसपास हाथ लगाती है, नब्स टटोलने की कोशिश करती है, लेकिन जो बेटा अजय था 7 साल का वो अभी भी जिंदा थी। इसके बाद यही माँ बगल में पड़ा तकिया उठाती है उस बिस्तर का और अपने बेटे का जो सांसें हैं वो रोकने की कोशिश करती है, उसके मुंह पर रख देती है वो तकिया और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, और तब तक घूटती रहती है जब तक इसके बेटे की सांसें थम नहीं जाती। और जैसे ही बेटे की सांसें थमती है इसका आगे का प्लान एक्टिवेट होता है। अब आप समझिए कैसे भागती है, कहाँ जाती है, और इसके अलावा जो पति हैं वो आखिर इतनी रात तक काम क्या कर रहे थे, उन्हें कब पता लगता है, ये पूरी कहानी। क्योंकि एक घर के अंदर जहाँ से पति ऑफिस गया हुआ है वहाँ 2 लाशें पड़ी हैं, एक बेटे की जो 1 रात पहले मर गई है और एक बेटे की जिसे अगली रोज़ मारा गया है। एक बेटी की लाश के साथ एक माँ पूरे दिन रहती है, फिर अपने बेटे को मारती है और उसके बाद सोचती है 1-2 घंटा बैठ के कि अब उसे आगे क्या करना है। देखिए, बेटी की मरने के बाद जिस तरीके से घर पे जो लाश की जो बदबू थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ऐसे में उस घर पे रहना नामुमकिन सा होने लगा था। अब यहाँ पर उसने अपने बेटे को मौत के घाट तो उतारा। अब उसे लगा कि अब इस घर में वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती है, क्योंकि अब पति भी नहीं आ रहे हैं और अगर पति कभी भी धमके तो उसकी पोल खुल सकती है। और ऐसे में वो फैसला करती है कि मैं इस घर को छोड़कर लॉक कर भाग जाती हूँ। अब जो पति हैं, जब हमने पता करने की कोशिश की कि पति उस रात घर पर क्यों नहीं आया और नहीं आने की वजह से वो शायद बच भी गए थे, पता लगा कि वो जिस बैंक में काम करते हैं उस बैंक के लोन डिपार्टमेंट में उनकी जॉब थी। अब क्योंकि एक प्राइवेट बैंक था और मंथ एंडर था, तो उस मंथ एंडर के काम के सिलसिले में उन्हें पूरा बही खाता तैयार करना था। उस बही खाते को तैयार करते करते शुक्रवार के वो सुबह गए थे और पूरी रात लग चुकी थी, अगली रोज छुट्टी थी और इसलिए उन्हें लगा कि आज पूरी रात काम खत्म कर मैं शनिवार की सुबह सुबह घर पहुंच जाऊंगा। पूरी रात काम करता है वो शख्स और इस बात से बेखबर कि उसके घर पर दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस बीच वो देर रात अपनी बीवी को दोबारा कॉल करता है। कई बार कॉल करने के बाद पता लगता है कि बीवी का फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है, कवरेज एरिया के बाहर बता रहा है। उसे लगता है कि शायद बीवी थक हार कर सो गई होगी, अब मैं कल सुबह जाके मिल लूंगा। अब किसी को भी
ये चीज दिमाग में आएगी नहीं कि जिस ऑफिस में वो बैठ के काम कर रहा है, लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है, किसी प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहा है, उसकी पीठ पीछे घर के अंदर क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। काम खत्म कर कर अपना सब कुछ तैयार कर 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 जब सुबह सुबह जो पति है वापस अपने घर की ओर जाता है इस उम्मीद में कि आज वो अपनी बीवी से कहेगा कि आज नाश्ता कम बनाना, मैं पूरे दिन सोऊंगा, थक गया हूँ। वो जैसे ही घर पर पहुंचता देखता है कि घर का दरवाज़ा तो पूरी तरीके से लॉक्ड है, कुंडी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है। उसे लगता है कि बीवी उसे बिन बताए कहाँ जा सकती है। वो दोबारा फ़ोन करता है, बीवी का फ़ोन फिर से स्विच ऑफ जाता है। उसे लगता है कि कोई ना हो कुछ गड़बड़ हो गई है। उस ताली को तोड़कर, बदबू आ रही थी, उस ताली को तोड़कर वो जैसे ही घर के अंदर जाता है एक भयानक बदबू आती है। उस बदबू में खड़ा रह पाना नामुमकिन सा होने लगा था। अब वो कमरे में जाकर अपनी बीवी का नाम चीखता है, बुलाता है, बच्चों का नाम बुलाता है, कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपने जो उसका खुद का बेडरूम था, वो जहाँ से भयंकर बदबू आ रही थी, वहाँ पर जाकर अपनी बेटी को देखता है। बेटी की हालत को देखकर उसे लगता है कि ऐसी क्या चीज़ होगी कि जो इतनी बदबू आ रही है। वो जैसे ही अपनी बेटी का हाथ उठाता है, 3 से 4 साल की बेटी रही होगी, उसके हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि जो बेटी है वो तो मर चुकी है। वो पहले ही 4 कदम पीछे जाता है, फिर दूसरे कमरे में जाकर अपने बेटे को देखता है। बेटी की जो बॉडी थी वो भी ठंडी पड़ चुकी थी और एकदम ठंडा हो चुका था। वो अपनी बीवी का नाम चीखता है, चिल्लाता है। उसे शक होता है कि बीवी कहाँ पर है। छत पर जाता है, बीवी नहीं मिलती है। इधर आस पड़ोस में पूछता है, कहीं पर भी बीवी का कोई नामो निशान उसे नहीं लगता है। वो सबसे पहला काम ये करता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके घर पर दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है और कैसे मारा गया है। जब पुलिस वाले फ़ोन पर पूछते हैं कि मुझे नहीं पता किस तरीके से मारा गया है, लेकिन मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, दोनों मौत की नींद सो रहे हैं, आप कुछ भी कर कर फटाफट आइए। जिस तरीके जब फोन जाता है उसके कुछ ही आधे घंटे के अंदर अंदर खाकी वर्दी वालों का हुजूम लग जाता है। उस घर के अंदर बाहर हर कोई उसकी बीवी को तलाशना चाहता है, लेकिन बीवी नहीं मिलती है। ऐसे में पति का जो पहले शक था कि उसने अपनी बीवी के रिश्तों के बारे में सुना था कि एक डिलीवरी बॉय से उसके रिश्ते हैं, अक्सर उसके घर पर आया जाया करता है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी, पहले वो पति बोलता है कि नहीं, हमारी कोई दुश्मनी, मैं बैंकर हूं, मैं अपना काम करता हूं, मेरी दुश्मनी क्या होगी। पुलिस वाले पूछते हैं आपको किसी पर शक है। पति शक कहें या कुछ और कहें, वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि शक है कि क्या है, लेकिन मुझे डाउट है। एक लड़का है जो हमारे घर पे बिरयानी लेकर आता है और अक्सर मेरी बीवी के साथ वो बहुत हंसी खुशी बात करता है और कभी कभी तो हमें उनके रिश्तों पर भी डाउट था। पुलिस को बस एक सिरा मिला था कि दुकानदार का जो डिलीवरी बॉय खाना लेके आता है उससे इनका रिलेशन है। पुलिस फौरन जाती है उस मशहूर बिरयानी की दुकान में, वहां पे जाके पूछती सुंदरम कौन है। सुंदरम पहले हक्का बक्का रह जाता है कि खाकी वर्दी में पुलिस उसका नाम पुकार रही है। दुकानदार को नहीं पता कि वो पुलिस वाले क्यों ढूंढ रहे हैं। हर कोई जो वेटर था या जो काम करने वाला कहते कि अरे सुंदरम सर ये यहाँ बैठा है, इसको देख लीजिए। सुंदरम पुलिस वालों को देखकर वो ना हिल पा रहा था ना डुल पा रहा था। पुलिस उसे उठाती है और सीधे अपनी गाड़ी में ले जाकर थाने के अंदर बंद कर देती है। अच्छे तरीके से जो पुलिस का खातिरदारी होती, पुलिस पूछती है कि हमें बता दो कि बीवी कहाँ पर है, किस वक्त तुम्हें क्या सारी चीज़ें पता थी। वो पहले आनाकानी करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता बीवी कहाँ है, क्या है। अब इधर जो बीवी शुक्रवार की रात से गायब है, पति रात को भी फ़ोन कर रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था। पता लगा कि वो उस इलाके से बहुत ज़्यादा दूर निकल चुकी है। बस स्टॉप से लेकर वो एक इलाका है, एक शहर है वहाँ पर साउथ का, उस इलाके में पहुँच चुकी है। अब वहाँ पर उसे सबसे पहला काम ये किया बीवी ने, क्योंकि वो क्राइम सीरीज देखती थी, तो उसने अपने जो सिम था उसे तोड़ दिया ताकि पुलिस उसके ना नंबर को ट्रेस कर पाए, ना उसके सीडीआर को, जो बाकी जो चीज़ें हैं जो उसके दिमाग में वहम था कि पुलिस कोई चीज़ें ढूंढ ही नहीं पाएगी। इसके बाद उसे लगता है कि मैं किसके फ़ोन से फ़ोन करूं, क्योंकि आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो अपना फ़ोन देने को राज़ी नहीं थे। ऐसे में वो जाती है ट्रैफिक पुलिस के पास और उससे मदद मांगती है। ट्रैफिक पुलिस महिला को देखकर लगता है कि अरे महिला शायद मुसीबत में होगी। वो अपना फ़ोन निकालकर मैडम को देता है। मैडम फ़ोन किसे लगाती है? उसी शख्स को लगाती है जिसके साथ उसका भागने का प्लान था, जहां पर उससे मिलना था। सुंदरम को फ़ोन लगाकर वो बोलती है कि देखो
तुम्हारे बताए गए एड्रेस पे मैं आ चुकी हूं। तुम एक काम करो, मुझसे कब तक और कितनी देर में मिलोगे मुझे बस इतना बता दो। अब मैडम को यह नहीं पता कि सुंदरम पुलिस अरेस्ट में सलाखों के पीछे बैठा है और पुलिस वाले उसे घेर कर उसे जबरन बोल रहे हैं कि ठीक है तुम यहां पे मिल लो, वहां पर मिल लो, और बातों ही बातों में उसका एड्रेस निकाल लिया गया। अब ऐसे में फोन कट हो जाता है। पुलिस वाले उसी नंबर को दूसरे मोबाइल फोन से कॉल करके ट्रैफिक पुलिस वालों को कहते हैं कि अभी अभी तुमसे एक महिला ने नंबर मांगकर कॉल किया था, हम थाने से बात कर रहे हैं, तुम्हें बस अपना ड्यूटी छोड़कर उस लड़की का पीछा करो कि लड़की कहां पर जा रही है और क्या कर रही है। थाने से आदेश आ चुका था। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाला उस महिला का पीछा करता है। पता लगता है कि महिला बस अड्डे पर जाकर बैठी है जिस तरीके से फोन पर बताया गया था। वो थाने में फोन करके बोलता है कि सर जैसा आपने बताया था वो बस तो नहीं पकड़ रही है लेकिन बस स्टॉप पर बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही है, मुझे बताइए कि क्या हम इसे अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस वालों का कह रहा था कि देखो बस हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तुम्हें बस उससे भागने से या उस बस अगर निकलने वाली होगी तो उसे रोके रखना है। फोन कट होता है। मैं कुछ ही देर में पुलिस वाले वहां आ धमकते हैं और मैडम को गिरफ्तार कर लेते हैं। मैडम को लगता है कि मैंने तो ना ही फोन से कॉल किया ना मेरा सिम टूटा, पुलिस वालों ने मुझे ढूंढा तो ढूंढा कैसे। उसके सामने तो ऐसी लग रही थी उसकी दुनिया ही पलट चुकी है। और गाड़ी में बैठाते बैठाते ये बोला जाता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड सुंदरम है उसे भी हमने अरेस्ट कर लिया है। अब पूरा मामला कोर्ट में जाता है। 2018 की बात थी, 2025 आ चुका था। 2025 में जब कोर्ट उसे सजा सुना रही थी तो उस जज साहब ने पूछा कि अपनी दलील में क्या तुम कुछ कहना चाहोगी। अब इस पर जो माँ है जिसने अपने दोनों बच्चों को मौत की घाट उतारने का जो एक परफेक्ट क्राइम करने की जो कोशिश की थी, उसने कहा कि देखिए सर, क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप भी हैं और पिछले लगभग 6 से 7 साल से मैं सलाखों के पीछे हूं, तो लगभग मैं उतनी सजा काट चुकी हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना है और 7 साल की जेल तो मैं काट ही चुकी हूं। इस पर जज साहब कहते हैं कि तुम्हें क्या बोल रही हो तुम्हें पता है कि तुमने अपने बच्चों को किस बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा, तुम्हारा प्लान अपने पति को मारने का भी था, और ये एक्सक्यूज देना कि तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना है, और वो एक ऐसी औरत जो अपने बच्चों को मारकर अपने मोहब्बत के साथ एक अलग दुनिया बसाना चाहती थी एक ऐसे इलाके में जहां पर कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। तो ऐसे में आप किस बना पर ये चीजें कह रही हैं कि आपको अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना है। जज साहब कहते हैं कि देखो हम आपको फांसी की सजा तो नहीं दे रहे क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूर हो जाएगा, लेकिन जो आपने काम किया है एज अ मां उसमें हम आपको फांसी की सजा नहीं दे रहे, लेकिन हाँ ये जरूर करें कि आप मरते दम तक सलाखों के पीछे रहेंगी हमेशा और हमेशा के लिए। और आपका जो बॉयफ्रेंड है क्योंकि उसे ये सारी चीजें पता थी तो उसे भी क्राइम में शामिल माना जाएगा। भले ही उसने नींद की गोलियां ना दी हो, लेकिन उसे पता था कि उस घर के अंदर, उसके दुकान के बगल वाले कुछ घर के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, पल पल की उसकी जानकारी थी, इसलिए उसे भी उतना ही दोषी माना जाएगा। और कहीं ना कहीं जो सुंदरम था उसी ने उस औरत को एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर किया था कि अपने बच्चों और पति को मौत की घाट उतारो, फिर हम एक हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोनों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और मरते दम तक ये जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन ये सुनने में जितना अजीब लगता है कि एक मां अपनी 3 से 4 साल की बेटी, जो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको देखकर आपके मन में हमेशा प्यार ही आता है, लेकिन वो मां जिसने अपने कोख से अपने बच्चों को जन्म दिया, उसी के छाती पे बैठकर तकिए से मुंह दबाना और उसे मौत के घाट उतार देना, ये सुनने में जितना अजीब और जितना भयावह लगता है, सोचिए उन बच्चों के साथ क्या बीत रही होगी जब उनकी आत्मा अपनी मां को ये सब करते हुए देख रही होंगी। उन्हें पता होगा कि ये वही मां है जिन मां ने हमें जन्मा और वही मां हमें मारने के लिए आतुर हो चुकी थी, और सिर्फ इसलिए ताकि एक डिलीवरी बॉय एक बगल वाले दुकान के लड़की से वो अपने इश्क लड़ा सके, और एक बैंकर पति, एक पिता जो अच्छी देखभाल और परवरिश कर सकता था उन बच्चों की, उसकी परवाह किए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश आदतों के लिए उसने अपने घर के 2-2 चिरागों को मौत की नींद सुला दिया। तो फिलहाल के लिए डिकोडिंग क्राइम में इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी कुछ ऐसी केस स्टडी है, ऐसी जानकारी जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ साझा करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट को लें और उस टाइप की जो केस स्टडीज हैं आप तक लेकर जरूर आए। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM।